हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू हिस्ट्री क्लास। मैं हूँ श्रेया, आपकी एजुकेटर, और आज हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री का सैंपल क्वेश्चन पेपर। इससे पहले हम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर को डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इसका एंटायर फॉर्मेट, डूज एंड डोंट्स, मार्किंग स्कीम, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, क्या क्या रहने वाली है ईच क्वेश्चन की वेटेज ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। लर्न करो क्लास 11 एंड 12। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर में जनरल इंस्ट्रक्शंस गिवन है। इसके लिए मैंने सेपरेट सेशन ऑलरेडी रखा था। इन केस अगर आप लोगों का मिस हो गया है तो आप वहां से जाकर कवर कर लीजिएगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। आई एम श्योर वो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी। आज के सेशन में क्योंकि हम क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करेंगे तो हमारा फोकस क्वेश्चन एंड आंसर्स पे रहेगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे पहले सेक्शन ए। इसमें आपको टोटल 24 क्वेश्चंस प्रोवाइडेड हैं एंड आउट ऑफ देम आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं। कोई भी 4 आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु अमंग तो सबसे पहला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो बुक जिसका नाम है, टाइटल है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के राइटर कौन है, किसने लिखी थी ये बुक? ए R.E.M. व्हीलर, जॉन मार्शल, S.N. रॉय या रखलदास बैनर्जी। अब ऑथर कौन है, किस बुक का, या किसने कौन सी बुक लिखी, ये तो लर्निंग पार्ट में आता है। आप ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हो चुका है, इसलिए इसका आंसर आप सभी को पता होगा। मेरे हिसाब से इसका आंसर है S.N. रॉय। ऑलराइट, और अपनी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में S.N. रॉय ने बताया, उसमें उन्होंने मेंशन करा है जॉन मार्शल के बारे में भी कि इन्होंने कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पूरी दुनिया को बताया और इंडिया को कैसे फोकास्ट करा बहुत और 3000 पुराने जमाने टाइम से, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया S.N. रॉय ने लिखी थी बुक द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। फर्स्ट डीजी कौन थे ASI के? अलेक्जेंडर कनिंघम, हेरोल्ड हारग्रेव्स, दयाराम साहनी या फिर जॉन मार्शल। तो इसमें आप देखो क्या पूछा है, फर्स्ट कौन थे। ये लोग भी बाद में बने थे डीजी, लेकिन सबसे फर्स्ट कौन थे? फर्स्ट थे अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। तो ये दोनों आपके लर्निंग पार्ट के क्वेश्चन है। जितना बार आप इसको पढ़ोगे, जितनी बार ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपको लर्न हो जाएगा कि सी नेक्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो इसे तो आप सॉल्व कर ही दो। ऑलराइट, फर्स्ट का आंसर है सी एंड सेकंड का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड, which one among the following religious practices was seemed to be unfamiliar। ठीक है, क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है। इसमें लिखा है अनफेमिलियर, यानी कि फेमिलियर नहीं थी, यूज टू नहीं थी, एंड अनयूजुअल, यूजुअल भी नहीं थी, विद द हड़प्पन कल्चर। इनमें से कौन सी इसमें मिसमैच है, फिट नहीं है? ऑप्शंस है मदर गॉडेस, प्रीस्ट किंग, योगिक पॉस्चर सील या फिर संस्कृतिक यजनास। अब मदर गॉडेस के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, प्रीस्ट किंग की भी फोटो आप बुक में याद करो, जो फोटोज बनी हुई है, मदर गॉडेस की भी है, प्रीस्ट किंग की भी गिवन है, योगिक पॉस्चर सील भी वो लोग फॉलो करते थे, इससे रिलेटेड भी आपकी बुक में गिवन है। लेकिन ये जो संस्कृतिक यजनास लिखा है, अब ये यजनास क्या है, जिन्हें हम यज्ञ बोलते हैं, उसको इंग्लिश में यजनास बोलते हैं, तो इसके बारे में कहीं भी नहीं लिखा गया है इस हड़प्पन कल्चर में। तो हमें यही बताना था कि कौन सा इसमें अनफेमिलियर या फिर अनयूजुअल है। तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है डी, संस्कृतिक यजनास, क्योंकि ये तीनों कल्चर में शामिल थे। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्तूपा। ठीक है, ओल्डेस्ट स्तूपा इन इंडिया एंड वाज कमीशन्ड बाय द मौर्य किंग अशोका। तो इसमें से कौन सा है सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा जो कि किसने कमीशन किया था? मौर्य किंग अशोका ने। शांति स्तूपा, अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा। ओके, सबसे पहले था शांति स्तूपा, देन अमरावती स्तूपा, सांची स्तूपा या फिर नागार्जुन कोंडा स्तूपा। तो इसमें हमारा आंसर है सांची स्तूपा, ठीक है। और ये सबसे पुराना, एक हम ये बोल सकते हैं जो इसमें स्टोन यूज हुआ है वो भी सबसे ओल्डेस्ट टाइम का है। इससे वही पूछा है ना, ओल्डेस्ट स्तूपा तो है ही है, इसमें जो स्टोन यूज हुआ है वो भी सबसे पुराना है। तो थर्ड का आंसर हो जाता है डी एंड फोर्थ का आंसर हो जाता है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ तीर्थंकर इन जैनिज्म।
याद आया, हमने पढ़ा था तीर्थंकर के बारे में जैनिज्म में। तो अब इस तीर्थंकर का मतलब क्या होता है? ऑप्शंस है सुप्रीम बीइंग हु इज द इनकारनेशन ऑफ गॉड। क्या इनकारनेशन में जैनिज्म में बिलीव होता है? नहीं होता है, तो ये तो आप यही के यही डिस्कार्ड कर दो कि ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट पे आते हैं, दोज हु गाइड मेन एंड वीमेन अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस। जो गाइड करते हैं अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, की हम लोग एग्जिस्ट क्यों करते हैं, मेन एंड वुमेन मतलब ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो इसे हम डाउटफुल में रख लेते हैं कि ये हमारा आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, दोज हु फॉलो द पाथ ऑफ वेदांता एस्थेटिज्म। अब ये भी हमें पता चल गया, ये भी ये फॉलो नहीं करते हैं जैनिज्म में, तो ये हमारा आंसर नहीं है, हमने डिस्कार्ड कर दिया। नेक्स्ट है दोज हु नो द अल्टीमेट ट्रूथ एंड धर्म, जिन्हें पता है अल्टीमेट ट्रूथ या धर्म। अब अगर आप याद करो क्या पढ़ा था आपने, तीर्थंकर किसे बोलते हैं जैनिज्म में? तीर्थंकर बोलते हैं गुरु को। ठीक है, तो इससे आप मैच करते हुए आंसर देखो, गुरु क्या करते हैं? जो आपका टीचर होता है गुरु, वो आपको गाइड करते हैं। ठीक है, तो दोज हु गाइड मेन एंड वीमेन यानी कि ह्यूमन बीइंग्स अक्रॉस द रिवर ऑफ एग्जिस्टेंस, की हम एग्जिस्ट क्यों करते हैं, हमारी एग्जिस्टेंस के पीछे का रीजन क्या है, उसको जो लोग गाइड करते हैं उन्हें बोलते हैं तीर्थंकर, गुरु। तो हमें आंसर मिल गया हमारा 5 का बी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आते हैं, which of the following empire issued gold coins for the very first time in the first century? फर्स्ट टाइम गोल्ड कॉइन किसने इशू करे थे फर्स्ट सेंचुरी में? गुप्ता एम्पायर, मौर्य एम्पायर, कुशाना एम्पायर या फिर यौधेय एम्पायर। ठीक है, अब आप बताओ सबसे पुरानी, पहले देखो गोल्ड कॉइन सबसे पहले और फर्स्ट सेंचुरी में, पुराने टाइम की बात हो रही है, तो सबसे पहले कौन आए? सबसे पहले आए कुशानाज, और सबसे पहले गोल्ड कॉइन्स भी उन्होंने ही इशू किए थे। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर हो जाता है बी एंड सिक्स का आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू क्राफ्ट प्रोडक्शन ऑफ शेल ऑब्जेक्ट्स। शेल ऑब्जेक्ट्स में क्राफ्ट प्रोडक्शन में सबसे ज्यादा कौन सी सिटी इन्वॉल्व थी? किस टाइम की बात हो रही है? हड़प्पन सिविलाइजेशन की। ऑप्शन है कोटडिजी, कालीबंगन, मंडा या फिर चनहुदारो। अब आप सोचो इसमें से कौन कौन सा था। ये आपकी बुक में 4 जगह के नाम क्लियरली गिवन है, उनमें से एक यहाँ पे गिवन है, 3 तो है ही नहीं। तो आपको अगर याद होगा, अच्छे से पढ़ा है, तो आप आसानी से बता पाओगे कि यहाँ पर ये वो नाम नहीं है, कोटडिजी नहीं है, कालीबंगन नहीं है, मांडा भी नहीं है। तो उन चारों में से एक ही नाम आपके ऑप्शंस में गिवन है, जो कि है चनहुदारो। इसके अलावा लोथल, नागेश्वर, बालाकोट और चनहुदारो, ये 4 जगह मेंशन थी, बाकी 3 आपके ऑप्शंस में गिवन नहीं है, इसलिए चनहुदारो आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कंपोजर ऑफ प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी थी? बताओ अब आप, कालिदास, कल्हाना, हरिसेना या फिर बाणभट्ट। तो इतनी बार हम इसे पढ़ चुके हैं कि प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी हरिसेना ने। इट वॉज रिटन इन द प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त। सो 7th का आंसर है सी एंड 8th का आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन द डोमेस्टिक आर्किटेक्चर ऑफ हड़प्पा देयर वर नो विंडोज। अब वॉल्स में कोई विंडोज नहीं थी। द वॉल्स अलोंग द ग्राउंड लेवल, जो ग्राउंड लेवल पे वॉल्स थी उनमें कोई विंडोज नहीं हुआ करती थी। आइडेंटिफाई द पॉसिबल कॉज मेंशन्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो क्यों नहीं हुआ करती थी, उसके पीछे का रीजन क्या था, आपको ये बताना है। इट वॉज ए कस्टम, क्या ये कोई कस्टम था वहां पे? टू मेंटेन प्रिवेसी, नो कंसर्न ऑफ वेंटिलेशन, क्या उन लोगों को वेंटिलेशन का कोई कंसर्न नहीं था, या फिर पार्ट ऑफ अनप्लान्ड प्रोसेस, या फिर जो ये प्रोसेस था पूरा आर्किटेक्चर का, ये सब अनप्लान्ड था। तो इसके पीछे रीजन ये था, दे वांटेड टू मेंटेन प्राइवेसी। ना तो ये वहां पे कोई कस्टम था, ना ही ऐसा था कि उन्हें वेंटिलेशन के लिए कोई कंसर्न नहीं थी, और ना ही ये अनप्लान्ड प्रोसेस था। ये एक प्लान्ड प्रोसेस था। ये वो इसलिए करते थे, कोई विंडोज इसलिए नहीं बनाते थे क्योंकि वो ज्यादा इंटरैक्ट नहीं करना चाहते थे लोगों से, एंड दे वांटेड टू मेंटेन प्रिवेसी। नेक्स्ट आ जाते हैं, द कॉम्पोजिशन ऑफ द महाभारत हैज बीन ट्रेडिशनली अट्रिब्यूटेड टू अ ऋषि। एक ऋषि बोले जाते हैं जिन्होंने महाभारत ट्रेडिशनली अट्रिब्यूट करी जाती है जिनको। आइडेंटिफाई हिज नेम फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन वो ऋषि हैं? ऋषि कन्नडा, ऋषि कपिला,
ऋषि अगस्त्य या फिर ऋषि व्यास। अब अगर आपको पता है, वैसे तो इतनी बार सीवी सीरियल्स में भी देखा हुआ है, वेद व्यास, ऋषि वेद व्यास का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। देखिए यहाँ पे कौन सा गिवन है, ऋषि व्यासा, तो आपको आपका आंसर मिल गया that the composition of the Mahabharata has been traditionally attributed to a ऋषि व्यासा। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है आउट ऑफ दीज। सो 9th का हो जाता है बी एंड 10 का आंसर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट हम चलते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग ट्रेवल्ड इन विजयनगर एम्पायर इन द 15th सेंचुरी। अब क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, हमने सिर्फ ये नहीं, अगर हमने 15th सेंचुरी मिस कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्पेसिफिक 15th सेंचुरी के बारे में बात करा गया है। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फोर्टिफिकेशन ऑफ द एम्पायर। अब विजयनगर में फोर्टिफिकेशन जो कि एक डिस्टिंक्ट फीचर था वहां का, 7 लाइन्स बनाई गई थी जिसमें कहीं पर रिवर थी, कहीं पर सिटीज थी, कहीं पर फील्ड थी, ऐसे ऐसे। तो ये सबसे ज्यादा डिस्टिंक्ट किसको लगा था, कौन सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ था, जो कि 15th सेंचुरी में आया था विजयनगर एम्पायर में। ऑप्शन है डोरथे बारबोसा, अब्दुल रज्जाक, कोलिन मैकेंजी या फिर डोमिंगो पेज। अब कोलिन मैकेंजी तो आप हटा ही दोगे, मुझे पता है आपको पता ही आंसर नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर आए थे विजयनगर एम्पायर में, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक बोला गया है 15th सेंचुरी में कौन आया था और कौन सबसे ज्यादा फोर्टिफिकेशन से इम्प्रेस्ड हुआ था। तो इस केस में हमारा करेक्ट आंसर है अब्दुल रज्जाक, जो कि 15th सेंचुरी में आए थे और विजयनगर एम्पायर की फोर्टिफिकेशन को देख के हाईली इम्प्रेस्ड हो गए थे। नेक्स्ट है, who among the following was the first woman to be ordained as भिकुनी। भिकुनी सबसे पहले किसको बोला गया था, महाप्रजापति गौतमी, यशोधरा, महामाया या फिर धम्मांदा। तो अब आपको बताना है कि कौन फर्स्ट वुमेन थी जिनको भिकुनी बोला गया। तो यशोधरा कौन थी, गौतम बुद्ध की वाइफ थी, तो ये आंसर नहीं है। महामाया कौन थी, उनकी मदर थी। धम्मांदा भी नहीं थी। तो सबसे पहले जिनको भिकुनी बोला गया वो थी महाप्रजापति गौतमी। इनके ही नाम में जो गौतमी आ रहा है वहां से गौतम बुद्ध का जो गौतम पार्ट है वर्ड, ये लिया गया था और ये गौतम बुद्ध की फॉस्टर मदर भी थी। सो 11th का आंसर हो जाता है बी एंड 12th का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महानवमी डिब्बा। अब महानवमी का मतलब क्या है, नवरात्र जो 9 डेज होते हैं गॉडेस के, उनसे रिलेट करा गया है, और डिब्बा बोलते हैं कॉम्प्लेक्स को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग महानवमी डिब्बा, दैट महानवमी डिब्बा वॉज पार्ट ऑफ द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स। क्या जो महानवमी डिब्बा है ये किंग की कॉम्प्लेक्स का किंग्स पैलेस के कॉम्प्लेक्स का पार्ट हुआ करता था। महानवमी डिब्बा वॉज पार्ट ऑफ सेक्रेड स्पेस सेंटर, या फिर वो सेक्रेड सेंटर का एक पार्ट हुआ करता था। महानवमी डिब्बा वॉज अ काउंसलिंग हॉल, या वो एक काउंसलिंग हॉल था, या फिर वो एक डिस्कशन हॉल था। तो ना तो वो डिस्कशन हॉल था, ना ही वो काउंसलिंग हॉल था, ना ही वो एक सेक्रेड सेंटर का पार्ट था, जबकि वो क्या था, महानवमी डिब्बा वॉज द किंग्स पैलेस कॉम्प्लेक्स, क्योंकि वो एक काफी ज्यादा बड़े रेज प्लेटफॉर्म पे बना हुआ होता था, उसको ही बोलते थे हम महानवमी डिब्बा, और वो पार्ट होता था द किंग्स पैलेस के कॉम्प्लेक्स का। ठीक है, तो नेक्स्ट पे आ जाते हैं, कृष्णदेव राया बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज। इनमें से कौन सी डायनेस्टी को बिलोंग करते थे, सबसे फेमस नेम कृष्णदेव राया, संगम डायनेस्टी, तुलुवा, अरविंदो या फिर सुलुवा। अब इसका आंसर हम सबको पता है, इसका आंसर है तुलुवा। और किस ऑर्डर में ये डायनेस्टीज आई थी, सबसे पहले आई थी संगम डायनेस्टी, देन आई थी सुलुवा डायनेस्टी, ओके सेकेंड सुलुवा डायनेस्टी, फिर आई थी थर्ड पे तुलुवा डायनेस्टी जिसके सबसे फेमस लीडर थे कृष्णदेव राय, और लास्ट में आई थी अरविंदो डायनेस्टी। ठीक है, तो ये ऑर्डर हो गया आपकी डायनेस्टीज का, और हमारा 14 का आंसर है बी, 13 का ए एंड 14 का बी। नेक्स्ट पे आते हैं, द मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसी इज ऑफन रिगार्डिंग एज अ टर्निंग पॉइंट इन द वर्ल्ड हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री की बात नहीं हो रही है, वर्ल्ड हिस्ट्री बोला गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू दिस स्टेटमेंट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इसमें
सिग्निफिकेंट है कि मिड फर्स्ट मिलेनियम बीसीई को टर्निंग पॉइंट बोला गया है वर्ल्ड हिस्ट्री का। तो ऑप्शंस हैं, थिंकर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मिस्ट्रीज ऑफ एग्जिस्टेंस, डेवलपमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द यूजेज ऑफ कॉइन्स। तो कॉइन्स आया यहाँ पे, कॉइन्स तो बहुत बाद की बात है, उस समय की बात नहीं चल रही है, तो आप ये एलिमिनेट कर सकते हो कि ये तो ऑप्शन आपका आंसर नहीं है। नेक्स्ट आते हैं एमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट इन फॉर्म ऑफ महाजनपद। तो महाजनपद वाला भी नहीं है, ये भी आप यहाँ से एलिमिनेट करते हो क्योंकि ये इंडिया की नहीं वर्ल्ड की बात हो रही है। नेक्स्ट आते हैं गनर्स एंड सगास वर असिस्टेड बाय स्टैंडिंग आर्मीज। तो ये इररिलेवेंट लग ही रहा है, तो ये ऑप्शन आपने ऐसे चूज कर लिया ए, बाकी तीनों को डिस्कार्ड करके उन्हें फिल्टर आउट करके। अब हम क्रॉस चेक करते हैं क्या जो बच रहा है वो करेक्ट आंसर है। Thinkers of the world try to understand mysteries of existence all over the world. Thinkers क्या अंडरस्टैंड कर रहे थे कि उनकी एग्जिस्टेंस के पीछे रीजन क्या है, और बाकी तीनों हमने एलिमिनेट कर दिए, तो ये यहाँ पे बेस्ट पॉसिबल आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग गुरुज ऑफ द सिक्स कंपाइल्ड श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ आ गया कि इनमें से कौन से गुरुज ने कंपाइल करी थी श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब। ऑप्शन है आपके, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जन देव, गुरु नानक देव या फिर गुरु गोबिंद सिंह। अब किसने कंपाइल करी थी कंपाइल श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब? ये कंपाइल करी थी गुरु अर्जन देव जी ने, जिसमें कि इन्होंने सभी की प्रीचिंग्स को कंपाइल अप करा गया था। जैसे कि उसमें टीचिंग्स हैं गुरु तेग बहादुर जी की, गुरु नानक देव जी की, गुरु रविदास जी की, और ऐसे ही और बहुत सारे गुरुज की टीचिंग्स को उन्होंने कंपाइल करके जो बुक बनाई उसका नाम बोला उन्होंने श्री गुरु आदि ग्रंथ साहिब, और इसकी कंपाइल किसने करा? गुरु अर्जन देव जी ने। सो 15 का आंसर हो जाता है ए और 16 का आंसर हो जाता है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई इज द हड़प्पन स्क्रिप्ट कॉल्ड एनिग्मेटिक? एनिग्मेटिक क्या होता है? एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमयी, उसमें क्या रहस्य है? चूज द करेक्ट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अब इसमें ऑप्शंस गिवन है, आपको बताना है कि वो एनिग्मेटिक रहस्यमय क्यों बोली जाती है। बिकॉज इट रिजेंबल्ड द हायरोग्राफिक स्क्रिप्ट ऑफ इजिप्ट। इजिप्ट से क्या इसका कोई रिलेशन है? नहीं है, आपने एलिमिनेट कर दिया इसको। नेक्स्ट है, इट हैड टू मेनी सिंबल्स बिटवीन 600 एंड 1000 इन नंबर्स। तो ये जो नंबर्स गिवन है ये नहीं है, तो ये भी आपने एलिमिनेट कर दिया यहाँ पे। नेक्स्ट है, इट वॉज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, इसलिए इसको एनिग्मेटिक बोला जाता है क्योंकि ये लेफ्ट से राइट लिखी जाती है। नहीं, ऐसे तो और भी बहुत सारी स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तो इसलिए तो इसको रहस्यमय ये एनिग्मेटिक नहीं बोला जाता, तो आपने यह भी एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट है, इट्स स्क्रिप्ट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट। तो आज प्रेजेंट डेट तक भी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन की हमारी स्क्रिप्ट है, हड़प्पन स्क्रिप्ट है, इसको अब तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, डेसिफर नहीं कर पाए हैं, इसलिए इसको एनिग्मेटिक बोला जाता है, ना कि इन रीजंस की वजह से। तो हमारा आंसर है बिकॉज इट रिमेन्स अनडेसिफर्ड टिल डेट। नेक्स्ट आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द बेस्ट नोन रूलर ऑफ सतवाना डायनेस्टी। सतवाना डायनेस्टी की जब भी बात आती है सबसे पहले आपको एक ही नाम याद आता है, जितनी बार आपने पढ़ा होगा फटाफट से एकदम आइडेंटिफाई कर लोगे कौन सा है वो नेम। मैं फटाफट रीड करती हूँ, यज्ञनसरी सतकर्णी, सिमुका सतकर्णी, गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी या फिर वशिष्ठ पुत्र सतकर्णी। तो इसका आंसर है सी, गौतमी पुत्र श्रीकर्णी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा पावरफुल लीडर थे उस टाइम के। कौन सी डायनेस्टी के? सतवाहना डायनेस्टी के। और जब भी आप सतवाहना डायनेस्टी के बारे में पढ़ते हो आप हमेशा पढ़ोगे एट दी स्टार्टिंग ऑफ दैट टॉपिक कि सबसे फेमस लीडर कौन थे? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। सो 17 का आंसर हो जाता है डी एंड 18 का आंसर आपका हो जाता है सी। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, द कंपाइलेशन ऑफ विनय पिटिका, द सुत्ता पिटिका एंड द अभिधम्मा पिटिका आर कॉल्ड एज व्हाट? अब आपको बताना है विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका की कंपाइलेशन को क्या बोला जाता है? दीपवंसा, त्रिपिटिका, महावंसा या फिर अशोक वंदना। तो 3 बास्केट वाला कॉन्सेप्ट याद है आपको, वहीं से लिया गया है ये विनय पिटिका, सुत्ता पिटिका एंड अभिधम्मा पिटिका। अब जिस स्टूडेंट ने जितने अच्छे से अपनी बुक पढ़ी है, समझा है चैप्टर्स को, उसको बाकी के बारे में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, उसको पता है
पितिका, सुत्त पितिका, विनय पितिका और अभिनंदम्मा पितिका का आंसर है ती पितिका। ती मतलब 3 एंड पितिका यहाँ पर मेंशन्ड है। 3 बास्केट सिस्टम से हमारा आंसर है 19 का बी। नेक्स्ट आते हैं, विच one of the following temples was used only by Vijayanagar rulers and their families। अब यहाँ पे टेम्पल्स की वन है, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा टेम्पल है जो कि रूलर और उसकी फैमिली के द्वारा ही यूज किया जाता था, उसको कॉमन पब्लिक नहीं जाया करती थी वहां पे। द विठल टेम्पल, द विरूपक्ष टेम्पल, द हजारा रामा टेम्पल या फिर द रघुनाथा टेम्पल। तो ये स्पेशली गिवन है आपकी बुक में कि जो इसमें से द हजारा रामा टेम्पल है, इसमें सिर्फ रूलर और उसकी फैमिली ही वर्शिप किया करती थी। ये लॉर्ड रामा का टेम्पल है जिसमें रामायण की सारी इंस्क्रिप्शंस बनी हुई हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं आपको बता देती हूँ दैट विठल टेम्पल है पंपा देवी के लिए, विरूपक्षा टेम्पल है विष्णु के लिए एंड रघुनाथ टेम्पल है लॉर्ड शिवा के लिए। 19 का आंसर हो जाता है बी एंड 20 का आंसर हो जाता है सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? सब बच्चों को पता है, मुझे पता है। बिंबिसार, अजातशत्रु, चाणक्य या फिर बिंदुसार? मुझे पता है, सबको पता है, इसका आंसर है चाणक्य। चाणक्य नीति जिसमें कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन गिवन है। तो अर्थशास्त्र की जहां भी बात होती है आपको पता है आंसर राइटर कौन है? चाणक्य। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वर स्पोकन बाय रायास एंड नायकास इन द विजयनगर एम्पायर। विजयनगर एम्पायर में रायास और नायकास जो हैं ये कौन सी लैंग्वेज सबसे ज्यादा यूज किया करते थे? मलयालम एंड तेलुगु, कन्नड़ एंड तेलुगु, तमिल एंड तेलुगु, संस्कृत एंड तेलुगु। तो यहाँ पे हमारा आंसर है कन्नड़ एंड तेलुगु। तमिल भी यूज हुआ करती थी लेकिन सबसे ज्यादा हुआ करती थी कन्नड़ और तेलुगु। तो 21 का आंसर है सी एंड 22 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बैटल्स वीकेंड विजयनगर एम्पायर। अब स्टार्टिंग में कितना प्रोस्पेरस था विजयनगर एम्पायर, लोग कितने इंप्रेस्ड होके गए थे इसके फोर्टिफिकेशन सिस्टम को देखकर। लेकिन अब वो कौन सी बैटल हुई थी जिसने वीकन कर दिया था हमारे विजयनगर एम्पायर को? बैटल ऑफ तालीकोट, बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ मैसूर या फिर बैटल ऑफ ट्रेवनकोर? तो हम सभी को पता है कि आफ्टर द बैटल ऑफ तालीकोट डाउनफॉल ऑफ विजयनगर किंगडम स्टार्टेड। तो आंसर है आपका बैटल ऑफ तालीकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग बेगम्स प्रोवाइडेड मनी फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ सांची स्तूप। सांची स्तूप के प्रिजर्वेशन के लिए कौन सी बेगम ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया? शाहजहां बेगम, नूरजहां बेगम, रुकैया बेगम या फिर नूर उन निसार बेगम? तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था शाहजहां बेगम ने, जो कि कहाँ की बेगम थी? भोपाल की। और इसके साथ साथ इन्होंने क्या कहा, जब यहाँ पे फॉरेन विजिटर्स आए उन्होंने बोला कि वो यहाँ की चीजों को अपने म्यूजियम में ले जाकर रखेंगे, तो उन्होंने मना कर दिया कि यहाँ की कोई भी चीज बाहर नहीं ले जाई जाएगी। इंस्टेड आप क्या कीजिए, आप इसका रेप्लिका बना लीजिए, यानी कि इसका डुप्लीकेट बना लीजिए और उसको म्यूजियम में रख सकते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मॉन्यूमेंट्स हैं वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो आंसर है आपका 23 का ए एंड 24 का ए। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल जरूर रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अपने नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी ऑनवर्ड्स। ऑलराइट, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू हिस्ट्री क्लास। और हम सॉल्व कर रहे थे हिस्ट्री का सैंपल क्वेश्चन पेपर फॉर क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन। इससे पहले हम इस सैंपल क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसमें कि हमने एंटायर फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, सभी डूज एंड डोंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। साथ ही हम कंप्लीटली सेक्शन ए भी सॉल्व कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। और मैं हूं श्रेया, आपकी मेंटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं और आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन बी से, क्योंकि सेक्शन ए हम कंप्लीटली कर चुके हैं सॉल्व। इन केस आपने मिस कर दिया है तो आप ऑलरेडी वहां से जाकर देखिएगा, क्योंकि वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सेक्शन बी में टोटल आपको 22 क्वेश्चंस गिवन हैं, जिसमें कि आपको 18 अटेम्प्ट करने हैं और बाकी 4 आप कोई भी अपनी चॉइस से, जो आपको नहीं आते हैं, कंफ्यूजन है
डाउटफुल है उन्हें छोड़ सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 25th क्वेश्चन में आपको गिवन है which of the following options given in the Sangam text accurately describes Vellalar and Adimani as two categories of the peasants in South Indian villages। तो अगर आप कैटेगरीज याद करोगी तो टोटल 3 कैटेगरीज होती थी। 2 तो यहाँ पर गिवन है वेलेलार एंड आदिमानी, तीसरी कौन सी थी? उजवाहा, जो कि स्मॉल पीजेंट्स हुआ करते थे। अब बोला गया है कि ये दोनों कौन थे। यहाँ पे बोला है वेलेलार a plowman and Adimani as landowner, second Vellalar landowner, Adimani peasant, Vellalar peasant या Adimani landlord या फिर Vellalar landowner and Adimani a slave। अब थर्ड कैटेगरी कौन सी थी? उजवाहा, जो मैंने आपको बताया वो कौन होते थे? स्मॉल पीजेंट्स। तो पीजेंट्स तो नहीं है यहाँ पे। अब मान लीजिए आपको वेलेलार तो पता है कि कौन होते हैं, आदिमानी नहीं पता, या फिर आदिमानी पता है और वेलेलार नहीं पता, तो उस हिसाब से आप फिल्टर आउट कर सकते हो क्वेश्चन। तो मान लीजिए आपको वेलेलार पता है। वेलेलार कौन होते थे? लैंड ओनर, जो कि एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड ओन किया करते थे। तो वेलेलार प्लोमैन नहीं होते हैं, वेलेलार लैंड ओनर हो सकते हैं। वेलेलार पीजन नहीं है, क्योंकि पीजन कौन होते थे? पीजन होते थे उजवाहा। तो ये भी आपका आंसर नहीं है। बचे अब 2, इनमें से आपको चूज करना है, क्योंकि वेलेलार इसमें भी लैंड ओनर है और यहाँ पर भी लैंड ओनर है। अब बोला है सेकंड वाले में आदिमानी अ पीजन। तो पीजन कौन होते थे? पीजन होते थे उजवाहा। तो आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। अब आपके पास बचा ऑप्शन नंबर डी, दैट वेलेलार अ लैंड ओनर एंड आदिमानी अ स्लेव। तो आपको आंसर मिल गया आपका कौन सा? 25 का डी। ऑलराइट, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 26. Read the following information. Identify the practitioner of a sub-discipline of archaeology. अब आर्कियोलॉजी की सर्टेन सब डिसिप्लिन्स होती है, यानी कि सब कैटेगरीज जिनको स्टडी करते हैं। तो अब उसके लिए एक आपको टेक्स्ट गिवन है। दे आर द स्पेशलिस्ट इन एंशिएंट animal remains. They try to study and understand the Harappan subsystems, strategies through animal bones, and found at a Harappan site and indicated that Harappan domesticated few animals। अब आपको बताना है कि इसमें कौन सी सब डिसिप्लिन यूज हो रही है आर्कियोलॉजी की। आर्कियोबॉटनिस्ट, तो बॉटनिस्ट का मतलब क्या होता है? आप थोड़ा सोचो, बॉटनिस्ट मतलब रिलेटेड टू प्लांट्स। और तो यहाँ पे प्लांट्स की नहीं, यहाँ पे तो एनिमल्स की बात करिए। आप इसको पढ़ते ही हटा सकते हो कि ये हमारा आंसर नहीं होने वाला। आर्कियोजूलॉजिस्ट, जियो आर्कियोलॉजिस्ट, अब आपको पता चल गया यहाँ जियो लगा है तो ये जियोलॉजिकल से जाता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होने का, क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट एनिमल रिमेन्स, एनिमल रिमेन्स में क्या आते हैं? जैसे कि बोन्स वगैरह, ठीक है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होएगा। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये आपने रिजेक्ट कर दिया। क्या बचा अब? एंशिएंट को हम क्या बोलते हैं? जो लोग प्री हिस्टोरिक टाइम की स्टडी करते हैं उनको हम आर्कियो टर्म से डिनोट करते हैं। जूलॉजिस्ट मतलब एनिमल रिलेटेड। तो एंशिएंट एंड एनिमल ये आपकी की टर्म थे इस पैराग्राफ में, जो कि आपने अगर सॉर्ट आउट कर लिए तो आप इजीली आंसर बता दोगे कि 26 का आपका आंसर है बी, आर्कियोजूलॉजिस्ट। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। Which of the following pairs associated with Buddha's symbolic representation is incorrect? क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, पूछा गया है कौन सा इनकरेक्ट है, यानी कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, अगर आपने करेक्ट बोल दिया तो आप पहला पढ़ोगे और भाई आंसर लगा दिया और धोखे से हो जाएगा गलत। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो पढ़िए, इनकरेक्ट आपको इनमें से बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है, फॉल्स है। एम्प्टी सीट मेडिटेशन ऑफ बुद्धा, तो ये तो करेक्ट है भाई, क्योंकि एम्प्टी सीट डिनोट करती है मेडिटेशन ऑफ बुद्धा। नेक्स्ट आता है व्हील सर्मन ऑफ बुद्धा, तो व्हील चक्र जो होता है, धर्म चक्र परिवर्तन, सर्मन ऑफ बुद्धा, जहां पे उन्होंने पहला अपना सर्मन दिया था, तो ये भी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है बोधि ट्री एंड बर्थ ऑफ बुद्धा। अब बोधि ट्री क्या रिलेटेड है बर्थ ऑफ बुद्धा से? बोधि ट्री हम किससे एसोसिएट करते हैं? जहां पर बुद्धा ने अटेन किया था एनलाइटमेंट, ना कि बर्थ ऑफ बुद्धा से, तो ये हमारा आंसर रॉन्ग है। नेक्स्ट है स्तूपा रिलेटेड विद महापरिनिब्बाण। स्तूपा में क्या होता है? रिमेन्स रखे जाते हैं रिलेटेड टू बुद्धा, उसे बोलते हैं महापरिनिब्बाण, जैसे कि बुक्स वगैरह, तो ये भी करेक्ट है। और हमें कौन सा ढूंढना था? इनकरेक्ट कौन सा है, तो हमें मिल गया 27 का सी हमारा इनकरेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 28 पे आ जाते हैं। आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन गिवन है और आपको बताना है कि ये महाभारत के कौन से कैरेक्टर से एसोसिएटेड है। बोला है गुरु और मेंटर ऑफ कौरवास एंड पांडवास, पांडवास और कौरवास दोनों के ही गुरु और मेंटर कौन थे? डिड नॉट एक्सेप्ट एकलव्य एज हिज
डिसाइपल, जिन्होंने एकलव्य को अपना डिसाइपल नहीं माना था? गुरु वशिष्ठ, गुरु व्यासा, गुरु संदीपनी या गुरु द्रोणाचार्य? अब अगर आपने महाभारत पढ़ी है, एनसीईआरटी में ये वाला पैराग्राफ पढ़ा है, या फिर अगर आपने टीवी में भी महाभारत देखी है, तो आप आसानी से इसका आंसर बता सकते हो कि वो थे गुरु द्रोणाचार्य, जो कि मेंटर और गुरु थे कौरवास और पांडवास के, और उन्होंने एकलव्य को एक्सेप्ट नहीं किया था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि उनको पता था अगर वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगे देन ही विल आउटशाइन अर्जुन। सो 27 का आंसर हो जाता है सी एंड 28 का आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट पे आते हैं 29th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द महाजनपद आर करेक्ट? इसमें से कौन कौन से करेक्ट हैं आपको बताने हैं। पहला है, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट से आपको बताने हैं, इनमें से कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, महाजनपद वर मगध, कोशाला, गांधार, अवंती ओनली। बोला है क्या यही 4 महाजनपद थे? तो ऐसा नहीं है। टोटल कितने महाजनपद थे हमें पता है, 16 थे। तो ये पहला वाला रॉन्ग है, हमें यहीं पे पता चल गया, क्योंकि 16 थे भाई, सिर्फ इतने थोड़े ही थे। नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट महाजनपद वर रूल्ड बाय किंग्स। तो हाँ, ऐसा था कि मोस्ट जनपद जो है उनको रूल किंग किया करते थे। नेक्स्ट है, सम known as Ganas and Sanghas were oligarchies ruled under rajas। अब यहाँ पे सम लिखा है ना, मोस्ट होता तो ये इनकरेक्ट होता, लेकिन सम, कुछ जगह कौन रूल करते थे? गनाज या संघास, जिन्होंने की अपनी अलग लोगों ने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना रखी थी। तो सम है, इसलिए ये भी हमारा करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, ईच महाजनपद हैड अ कैपिटल सिटी व्हिच वाज ऑफन फोर्टिफाइड। तो ये भी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। हमने देखा कि 29 में जो फर्स्ट है वो वाला रॉन्ग है, बाकी सब ठीक है। तो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ हमें सही लग रहे हैं, फर्स्ट वाला जिसमें भी है वो रॉन्ग है। अब देखो, फर्स्ट ए में भी है, सी में भी है, डी में भी है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन होना तो इस तरह से देख लो आप कि फर्स्ट वाला तो होना ही नहीं है। अब एक ही ऑप्शन है जिसमें फर्स्ट नहीं दिया गया है, तो वही हमारा आंसर होएगा। इस तरह से आप फिल्टर करा करो आंसर्स को, जब कहीं कंफ्यूज हो जाओ ऑप्शंस को कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, जो बचे उसमें से बेस्ट वन चूज करो। सो यहाँ पे 29 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट पे आते हैं 30, टू स्टेटमेंट्स आर गिवन इन द क्वेश्चन बिलो, असर्शन गिवन है, रीजनिंग गिवन है। अब रीड द स्टेटमेंट एंड चूज द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। एक असर्शन है, एक उसका रीजन है। अब आपको इनको पढ़ना है और बताना है। बोला गया है फ्रॉम सी 500 BCE, BCE का मतलब क्या होता है? बिफोर कॉमन एरा, नॉर्म्स वर कंपाइल्ड इन संस्कृत टेक्स्ट नोन एज धम्मसूत्र एंड धम्मशास्त्रास। और रीजन दिया गया है, ब्राह्मणास लेड द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर सोसाइटी इन जनरल। अब किनशिप, कास्ट और क्लास वाले चैप्टर में हमने इसके बारे में पढ़ा है, जिसमें क्या बताया गया है कि ब्राह्मणास को ऐसा बोला गया था कि वो सर्टेन नॉर्म्स ले डाउन करें सोसाइटी में, जिस हिसाब से सोसाइटी में लोग बिहेव करेंगे। तो अब यहाँ पे असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है। और ये जो रीजन गिवन है, दैट ब्राह्मणास लेड द कोड्स ऑफ सोशल बिहेवियर फॉर द सोसाइटी इन जनरल, ये असर्शन का करेक्ट रीजन भी है। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर ए। तो 30 का आंसर हमारा हो जाता है ए। ऑलराइट, समझ आया आपके? दोनों ही करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट पे आते हैं 31, which of the following option is the most probable explanation for the incorporation of शैलभंजिका motif in the सांची स्तूप। अब सांची स्तूप में जो शैलभंजिका मोटिफ लगाई है, उसका आपको बताना है सबसे प्रोबेबल एक्सप्लेनेशन, सबसे ज्यादा एप्ट एक्सप्लेनेशन क्या है। सबसे पहले आपको याद है शैलभंजिका क्या है, किसकी इमेज है? वो एक वुमेन की इमेज है, जो कि ऐसा लग रहा है कि उन्होंने कोई डांस लाइक पोस्टर अटेंड कर रखा है। अब बताना है कि वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। तो क्या वो महापरिनिब्बाण से रिलेटेड है, स्ट्रेंथ एंड विजडम से रिलेटेड है, ऑस्पिशियस सिंबल है, या फिर रिलीजियस आइडल है? तो महापरिनिब्बाण किससे रिलेटेड होता है? स्तूप से, हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था। तो ये हमारा आंसर नहीं है। स्ट्रेंथ और विजडम हम किससे एसोसिएट करते हैं? दिखाकर एलिफेंट को। रिलीजियस आइडल कौन होते हैं? जिनकी हम वर्शिप करते हैं। तो अब हमारे पास कौन सा बचा? ऑस्पिशियस सिंबल, जो कि हमारा आंसर होगा। और शैलभंजिका को ऐसे दिखाया जाता है कि जो वो वुमन है उसको इतना ऑस्पिशियस सिंबल इसलिए माना जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि वो जिस ट्री को टच कर देती है, दैट ट्री स्टार्ट टू गिव फ्रूट। वो वहां पे जो फ्लावर्स है वो ब्लॉसम करने लगते हैं और वो ट्री फ्रूट देने लगता है। एसोसिएट करा जाता है शैलभंजिका को बौद्धिज्म में किससे? फर्टिलिटी से। तो हमारा आंसर 31 का हो जाता है सी। नेक्स्ट आते हैं 32, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स गिवन है यहाँ पे। द हड़प्पन सिविलाइजेशन was the development of urban centers. The most distinctive feature of the Harappan cities were
carefully planned drainage system. Harappan roads and streets were laid down along a approximate grid pattern. Grid pattern कैसा होता है, मोबाइल में जब हम गैलरीज खोलते हैं, फोटोज खोलते हैं, उसमें हम देखते हैं ना पैटर्न आता है, किस पैटर्न में चाहिए, ग्रिड पैटर्न मतलब परपेंडिकुलरली अरेंज्ड, इस पैटर्न में। अब ये 3 स्टेटमेंट्स के बाद बोला है which of the above statements is or are correct about the Harappan civilization. तो it was development of urban centers, correct है। most distinctive feature ये था कि carefully planned drainage system, ये भी था। नेक्स्ट है ग्रिड पैटर्न में थी स्ट्रीट्स और रोड्स, तो ये भी करेक्ट है, तीनों ही हमें करेक्ट लग रहे हैं, तो हमें डी इसका करेक्ट आंसर लग रहा है। 32 का आंसर डी यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि तीनों ही स्टेटमेंट जो गिवन थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में वो करेक्ट थे। नेक्स्ट आ जाते हैं 33, आइडेंटिफाई द कैरेक्टर ऑफ महाभारत विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। दोबारा कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है आपको महाभारत से रिलेटेड और किस कैरेक्टर से एसोसिएटेड है ये इंफॉर्मेशन, ये आपको बताना है। 3 पॉइंट्स है, बिलोंग टू द राक्षस क्लैन, कि राक्षस क्लैन को वो बिलोंग करते थे। मैरिड विद भीम, जिनकी शादी किससे हुई, भीम से। मदर ऑफ घटोत्कच, जो कि किसकी मदर थी, घटोत्कच की, तो वो कौन थी, हिडिंबा, सुभद्रा, द्रौपदी या फिर गांधारी। तो अगर आप याद करोगे तो फिर गंधर्व विवाह में हमने पढ़ा था कि हिडिंबा और भीम का गंधर्व विवाह था और इनका जो बेटा था उसका नाम था घटोत्कच, जिसने की एक इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था महाभारत में, क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। और वो जो हिडिंबा थी शी बिलोंग टू राक्षस क्लैन। सो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है हिडिंबा। बट इन केस अगर आपको नहीं याद आ रहा तो आप देखो गांधारी कौन थी, गांधारी थी भीम की मदर, तो ये आंसर नहीं हो सकता। द्रौपदी कौन थी, द्रौपदी थी राजा द्रुपद, जो कि पांचाल के राजा थे, उनकी बेटी, तो फिर वो राक्षस क्लैन को तो नहीं बिलोंग कर रही है, तो ये भी नहीं होता। सुभद्रा कौन थी, जिनकी मैरिज किससे हुई थी, अर्जुन से, तो ये भी नहीं होता। अब हमारे पास आंसर बचता है ए, हिडिंबा। तो इस तरह से आप बेस्ट सूटेड आंसर ऐसे भी फिल्टर आउट कर सकते हो अपने लिए, अगर आपको बाकियों के बारे में पता है कि वो किसकी बेटी थी या किसकी वाइफ थी। ठीक है, तो 33 का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट आते हैं 34, ही वाज कॉल्ड एज देवनाम्पिया एंड पियादसी, ही रूल्ड Indian subcontinent from c 268 to 232 BCE. He is remembered for the propagation of Dhamma. अब देवनाम्पिया और पियादसी किसे बोला जाता था? Who among the following ruler has been described with the above information? ये जो इंफॉर्मेशन दी गई है इन दो वर्ड्स की, और जिन्होंने धम्मा के बारे में सबसे ज्यादा प्रोपेगेट किए आइडियाज, वो कौन रूलर थे? अशोका, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त या अजातशत्रु? मुझे पता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी को इसका आंसर पता है कि ये जो दो नाम है इनसे आपको पता है कि ये यूज हुआ करते थे किंग अशोका के लिए, तो ये बहुत सिंपल था, मुझे पता है आप सभी को ये आंसर पता था। और देवनाम्पिया का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बिलवड ऑफ गॉड, और उनको पियादसी क्यों बोला जाता था? क्योंकि ही वॉज वेरी काइंड इन बिहेवियर टू अदर्स एंड ही वॉज वेरी nice to look at. Alright, तो 34 का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं 35, मैच दी फॉलोइंग। अब यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट के नेम्स गिवन है और रोल और कॉन्ट्रीब्यूशंस गिवन है। आपको हो सकता है सारे ना आते हो, बट जो आते हैं पहले हम उन्हें मैच करते हैं और फिर हमारे मैच के अकॉर्डिंग हम नीचे जो ऑप्शंस गिवन है कि ए का 1 2 3, बी का ये, उसके अकॉर्डिंग हम उसको मैच करके अपना बेस्ट सूटेड आंसर चूज कर लेंगे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे इसमें? ही डिस्कवर्ड सीज, फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन नंबर 2 आई गेस उसमें आया था ये। अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे? फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। नेक्स्ट दयाराम साहनी का कंट्रीब्यूशन क्या था? इनका कंट्रीब्यूशन था दैट ही डिस्कवर्ड सील्स एट हड़प्पा। ऑलराइट, नेक्स्ट है जॉन मार्शल ने क्या था? ही ब्रॉट अ मिलिट्री प्रिसीजन इन द आर्कियोलॉजी सिविलाइजेशन। एंड आरईएम व्हीलर का क्या कंट्रीब्यूशन था? ही ब्रॉट अ मिलिट्री प्रिसीजन इन आर्कियोलॉजी। ठीक है, ये हमारी करेक्ट आंसर है जो हमें लग रहा है। अब हमें ऑप्शन में देखते हैं क्या ये मैच कर रहे हैं कहीं पर भी, तो ए का आंसर होना चाहिए सेकंड। मान लो और में आप थोड़ा डाउटफुल भी हो, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि भाई ए का आंसर तो 2, ये अलेक्जेंडर कनिंघम ही थे, फर्स्ट डीजी ऑफ एएसआई, तो ए का 2 है। आप बिल्कुल शॉर्ट, ठीक है, ए का 2, ए का 2 गिवन ही एक में है, क्योंकि सेकंड में है ए का 4, थर्ड में है ए का 1 और डी में भी है ए का 2, तो बेस्ट तो आपको यहीं पे मिल गया। लेकिन हमें कभी भी जंप नहीं करना है, जल्दीबाजी में आंसर मार्क नहीं करना है, बाकी सब मैच करो। बी का 2 होना चाहिए, बी का 1 होना चाहिए, सी का 4th होना चाहिए और डी का 3rd होना चाहिए। अब ऐसे भी हमने मैच करके देख लिए इंडिविजुअली और ए वाले के हिसाब से, तो हमने देख लिया था कि ए हमारा करेक्ट आंसर है कि ए का 2,
तो हमें मिल गया 35 का करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, एक में भी श्योर होना तो आपके लिए कितना इजी हो गया बाकी सबको रॉन्ग प्रूव करना। आंसर मिल गया आपको 35 का ए। 36 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज और आर करेक्ट अबाउट द विजयनगर एम्पायर। अब विजयनगर एम्पायर के बारे में यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन गिवन है कौन कौन सी इसमें से करेक्ट है। ठीक है, करेक्ट पूछा गया है इसलिए क्वेश्चन को 2 बार रीड करना है। कभी कभी ये ऐसे ट्विस्ट दे देते हैं कि इसमें बोलेंगे कि कौन से इनकरेक्ट है, तो अगर आपने करेक्ट रीड कर लिया तो आंसर गलत हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है कि इनकरेक्ट पूछा है कि करेक्ट पूछा है, ट्रू पूछा है कि फॉल्स पूछा है। यहाँ पे सीधा सीधा करेक्ट पूछा गया है। तो वो फर्स्ट है, इट्स फर्स्ट डायनेस्टी वाज संगम डायनेस्टी। तो हाँ, वहां की जो फर्स्ट डायनेस्टी थी उसका नाम संगम डायनेस्टी था, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, तुलवास वर रिप्लेस्ड बाय अरविदु। तो ये भी सही है क्योंकि सबसे लास्ट जो वहां पे डायनेस्टी आई थी वो अरविदु थी। नेक्स्ट है, कृष्ण देवराया जो कि सबसे ज्यादा रिनाउंड थे डायनेस्टी के, बिलोंग टू सुलुवा डायनेस्टी। अब ये यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट है क्योंकि वो किसको बिलोंग करते थे, वो तुलवास डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। ठीक है, तो थर्ड वाला हमारा भाई इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है, हरिहरा एंड बुक्का वर फ्रॉम अरविदु डायनेस्टी। अरविदु डायनेस्टी तो सबसे बाद में आई थी और हरिहरा और बुक्का ने तो यहाँ पे स्टार्ट ही करा था, उन्होंने तो फाउंडर ही थे वो, तो ये भी हमारा रॉन्ग मिल रहा है। दो तरह से हमें रॉन्ग पता चल रहा है, ये कि हरिहरा और बुक्का कौन थे, who started it, who were the founders, और अरविदु डायनेस्टी कौन सी है जो सबसे लास्ट डायनेस्टी वहां पे आई थी। तो थर्ड और फोर्थ तो हमारा आंसर है नहीं, और फर्स्ट और सेकंड हो सकता है। अब देखो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में गिवन है, तो आप देखो डी में गिवन है, तो हमें आंसर मिल गया 36 का आंसर है डी, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट आते हैं, द 12th century witnessed the emergence of a new movement as वीरा शिवा ट्रेडिशन, जो कि अब तक भी prevalent है। This continues to be an important community in the region today. Our understanding of this tradition is derived from the vachanas composed by the women and men who joined the movement. Which of the following statement is correct about this tradition? अब ये वीरा शिवा वाली जो ट्रेडिशन गिवन है इसमें स्टेटमेंट से कौन सी इसमें करेक्ट है इस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में। सबसे पहले बोला है इट एमर्ज इन केरला, क्या ये केरला में एमर्ज हुए। इट वॉज लेड बाय बसवाना, देयर फॉलोवर्स वर नोन एज नयनार्स, या दे सपोर्टेड द आइडिया ऑफ कास्ट एंड द थ्योरी ऑफ रिबर्थ। तो ये रिबर्थ वाली थ्योरी जो है इसमें वो बिलीव नहीं किया करते थे। तो सबसे पहले हमें ये पता चल गया कि डी तो हमारा आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे थ्योरी ऑफ रिबर्थ के बारे में बात करिए, तो ऐसा नहीं था। नेक्स्ट है, इट एमर्ज फ्रॉम केरला, क्या वो केरला से एमर्ज हुआ था वीरा शिवा ट्रेडिशन? नहीं, वो कर्नाटका से हुआ था एमर्ज, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है, इट वॉज लेड बाय बसवाना, ये करेक्ट है लेकिन हम इसे डाउटफुल में रखते हैं क्योंकि हमें सारे ही ऑप्शन कंसिडर करने हैं। नेक्स्ट है, देयर फॉलोवर्स वर नोन एज नयनार्स, तो इनके फॉलोवर्स को क्या नयनार्स बोला जाता था? नहीं, इनके फॉलोवर्स को बोला जाता था लिंगायत, तो ये भी नहीं है। तो हमें हमारा आंसर मिल गया 37 का आंसर हो जाता है बी, इट वॉज लेड बाय बसवाना। अगर आपको पता है तो भी ये करेक्ट है और अदरवाइज आपने बाकी तीनों रॉन्ग है, तो इसलिए बचा आपके पास बी, यही आपका करेक्ट आंसर है। 37 का आंसर हो जाता है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट पेयर। अब यहाँ पे लिस्ट 1 लिस्ट 2 रूलर्स और उनके रीजन्स गिवन है, आपको बताना है कौन सा करेक्ट पेयर है। ठीक है, तो अब आप देखो चोलास, होयसालास, सुल्तान्स और गजपति। रीजन्स गिवन है तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटका और डेक्कन। मान लो आपको सारे तो नहीं पता, लेकिन जो आपको पता है उन्हें तो मैच कर लो। ठीक है, अब आपको पता है कि गजपति कहाँ रूल करते थे, वो रूल करते थे उड़ीसा में। ठीक है, सुल्तान कहाँ रूल करते थे, वो करते थे डेक्कन में। तो आपको और नहीं पता, मान लो भूल गए आप और आपको नहीं पता, तो अब आपको क्या पता चला, अगर गजपति उड़ीसा में रूल करते थे तो ये वाला आंसर आपका रॉन्ग हो गया। होयसालास में उड़ीसा रूल नहीं है। सुल्तान से अगर डेक्कन में रूल करते थे तो सुल्तान का कर्नाटका वाला भी नहीं हुआ। गजपति आपने बोला उड़ीसा, मतलब वो डेक्कन में नहीं थे। बेस्ट सूटेड आंसर कौन सा बचा आपके पास? आपको आते दो ही थे लेकिन आपने क्या यूज करा? बेस्ट सूटेड आंसर। कौन कौन से नहीं हो सकते? बचा क्या आपके पास? ए, चोलास तमिलनाडु में रूल किया करते थे। अगर आपको नहीं भी याद है, बाकी तो आपको याद है ना दो, उसके अकॉर्डिंग आपने अपना बेस्ट सूटेड आंसर, करेक्ट आंसर चूज कर लिया। 38 का आंसर ए की चोलास रूल्ड इन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन इन द बॉक्स केयरफुली। शी वॉज अ राजपूत प्रिंसेस, वो एक राजपूत प्रिंसेस थी जो कि बिलोंग करती थी मारवाड़ को। शी कंसिडर्ड लॉर्ड कृष्णा एज हर लवर, जो कि लॉर्ड कृष्णा को अपना लवर कंसिडर किया करती थी। तो आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द डिवोटी, यहाँ पे ये राजपूत प्रिंसेस, ये डिवोटी लॉर्ड कृष्णा के लिए कौन है?
ऑफ द सगुन भक्ति फ्रॉम द फॉलोइंग। अब नेम्स गिवन है, आपको बताना है कि यहाँ पे जो ये शी है, राजपूत प्रिंसेस है, मारवाड़ को बिलोंग कर रही है, लॉर्ड कृष्ण को बिलवड बोलती थी, ये कौन है? अंदल, गार्गी, मीराबाई या मैत्री? तो कृष्ण के जब भी नाम आता है तो मीराबाई का नाम हम सबको बहुत फेमिलियर है, तो हमें पता है यहाँ पर आंसर है मीराबाई। लेकिन आंसर अंदल भी हो सकती थी, क्योंकि शी वॉज ऑल्सो डिवोटेड टू लॉर्ड विष्णु, इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लेकिन यहाँ पे मारवाड़ और मार्ता बोला गया है, अगर साउथ इंडिया के बारे में बोला गया होता तो अंदल आंसर होता, लेकिन मेंशन कर दिया गया है जो कि एक राजपूत प्रिंसेस थी, मार्ता और मारवाड़ की। तो आंसर हमारा है 39 का सी। अब क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाते हैं। रीड दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स आपको गिवन है, 1 2 3 4। ओके, सो फर्स्ट है कृष्णदेव राया रूल वाज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन। सेकंड है देयर वाज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन हिज एम्पायर, दोनों ही करेक्ट है। नेक्स्ट है ही वाज क्रेडिटेड विद बिल्डिंग some of the fine temples. Next he was defeated in the battle of राक्षसी तांगड़ी। अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं, या फिर भूल गए कहाँ से है। तो बैटल ऑफ तालीकोटा को ही बोला जाता है बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, ठीक है। तो अब ही वाज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी, क्या कृष्णदेव राया डिफीट हुए थे इस बैटल में, बैटल ऑफ तालीकोटा भी जिसे बोला जाता है। तो ये इनकरेक्ट है यहाँ पर, क्यों? बिकॉज बैटल ऑफ तालीकोटा या बैटल ऑफ राक्षसी तांगड़ी बाद में हुआ था, जो कृष्णदेव राया ही डाइड बिफोर दिस बैटल ओनली। तो ये फोर्थ वाला करेक्ट इनकरेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि ये इससे पहले ही कृष्णदेव राया डाइड। Then which of the above statements are related to कृष्णदेव राया? तो हमें पता है कि फोर्थ वाला यहाँ पे इनकरेक्ट है, तो 1 2 3 करेक्ट है, हमें आंसर लग रहा है इसका बी, तो 40 का आंसर हो जाता है बी। ऑलराइट, नेक्स्ट आ जाते हैं 41, fill in the blank. Strategy used by Harappans for procuring raw material may have been to send expeditions to areas such as dash. Reason बताना है, region of राजस्थान, राजस्थान का कोई region था, for copper, copper के लिए, and South India for gold, South India में gold के लिए। Select the appropriate option, उस जगह का नाम क्या है? राजस्थान वाले के लिए आपसे पूछा गया है, डैश रीजन ऑफ राजस्थान फॉर कॉपर, खेतरी, अलवर, वगर या फिर मारवाड़। तो ये डायरेक्टली लर्निंग वाला पार्ट है, ये था खेतरी में, जो कि राजस्थान में झुंझुनू एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां से पास पड़ता है। तो हमारा आंसर इस 41 का है ए, खेतरी। 41 का आंसर ए, खेतरी। 42 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द टीचिंग ऑफ महावीरा और जैन फिलोसफी? इसमें महावीर और जैन फिलोसफी से कौन सी एसोसिएटेड नहीं है? The entire world is animated, living हो, non-living हो, entire world including each and everything animated है, तो ये related है। Next है अहिंसा means non-violence, non-violence में वो believe करते थे, अहिंसा में believe करते थे, तो फिर ये भी correct है। Next है the cycle of birth and rebirth is not related to karma. अब ढंग से पढ़ो, यहाँ पे लिखा गया है नॉट रिलेटेड टू कर्मा, जबकि वो कर्मा में बिलीव करते थे, वो बोलते थे द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ, इट इज ऑल एवरीथिंग इज रिलेटेड टू कर्मा। जो भी आप करोगे आपको वैसा ही मिलेगा, आपकी वर्क पे, आपकी डीड्स पे सब डिपेंड करता है। तो यहाँ नॉट लिखा है ना, और हमें यही बताना है विच इज नॉट एसोसिएटेड, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन जंप नहीं करना है आंसर पे, सारे ऑप्शन पढ़ने हैं। मोनास्टिक एग्जिस्टेंस इज अ नेसेसरी कंडीशन ऑफ सैल्वेशन, तो तपस्या से साल्वेशन को अटेन किया जा सकता है, ये भी करेक्ट है, हमें हमारा आंसर मिल गया। 42 का आंसर है सी, ठीक है, क्योंकि नॉट गिवन था। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू बुद्धिज्म इज नॉट करेक्ट? ठीक है, दोबारा पढ़ना है, नॉट करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट नहीं, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। Pilgrims such as Faxiang and Xuanzang traveled from China to India for knowledge, क्या ये दोनों ट्रैवल करे थे इंडिया को? तो हाँ, इन्होंने ट्रैवल किया था, इन्होंने करा था विक्रमादित्य के टाइम पे और इन्होंने हर्षवर्धन के टाइम पे। नेक्स्ट है बौद्धिस्ट्स वर परसीव्ड एज डीपली कंपैशनेट बीइंग्स, तो हाँ वो बहुत दयालु लोग हुआ करते थे, ये भी करेक्ट है। देन बौद्धिस्ट्स accumulated merit through their effort and used it to attain nibbana, तो ये हाफ करेक्ट है, हाफ इनकरेक्ट है, बिकॉज दे accumulated merit through their efforts, इतना तो करेक्ट है, लेकिन दे यूज्ड टू अटेन निब्बाना, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि वो वर्ल्ड में रह के जो नॉलेज उन्होंने अटेन करी थी अपने एफर्ट से, जो मेरिट उन्होंने अटेन करा था, उसे वेलफेयर ऑफ कम्युनिटी में यूज किया करते थे, ना कि
टू अटेन निब्बाना। तो ये हाफ इनकरेक्ट है, ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि हमें इनकरेक्ट वाला ही ढूंढना है। नेक्स्ट है महायाना लिटरली मीन्स द ग्रेट व्हीकल, तो ये भी करेक्ट हो जाता है। 43 का हमें आंसर मिल गया है सी यहाँ पे, क्योंकि हाफ करेक्ट था हाफ इनकरेक्ट था। नेक्स्ट आ जाते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सूफिज्म इन इंडिया। सूफिज्म से रिलेटेड स्टेटमेंट्स गिवन है आपको। दे टर्न टू एसेटिज्म एंड मिस्टिसिज्म इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ग्रोइंग मटेरियलिज्म, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, दे सॉट एन इंटरप्रिटेशन ऑफ कुरान ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस, बजाय किसी और के सुनने और कहने समझने से वो चाहते थे कि वो खुद इंटरप्रेट करें, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, आमिर खुसरो was the disciple of शेख निजामुद्दीन औलिया, तो ये भी करेक्ट है, वो उनके सबसे इंपॉर्टेंट डिसाइपल थे। नेक्स्ट है, शेख मुइनुद्दीन सिजजी was from दिल्ली, तो क्या वो दिल्ली से थे। अब पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, तो आपको बताना है इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। तो तीनों स्टेटमेंट जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली गिवन है ये इनकरेक्ट है। इससे हमें पता चलता है कि 44 का आंसर होना चाहिए 1, 2 एंड 3, क्योंकि फोर्थ हमें पता है दिल्ली मेंशन करा गया है, नहीं है वो। तो हम देखते हैं 1, 2, 3, हमें ए इसका आंसर होना चाहिए। 44 का ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आ जाते हैं 45 पे, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट। दोबारा से असर्शन रीजन टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आया है। कृष्णदेव राया's रूल was characterized by expansion and consolidation, तो सबसे फेमस थे वो रूलर उस टाइम के, और उनके टाइम में सबसे ज्यादा एक्सपेंशन हुआ और कंसोलिडेशन हुआ। रीजन गिवन है, विजयनगर किंगडम एक्वायर्ड लैंड बिटवीन तुंगभद्र एंड कृष्ण रिवर ड्यू टू इट्स मिलिट्री प्रिपेयर्डनेस, तो ये दोनों ही करेक्ट है, और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, क्योंकि इसी तरह से जो किंगडम का एक्सपेंशन हुआ था कौन कौन से एरिया में, तुंगभद्र और कृष्ण रिवर की। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। तो 45 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, लुक एट द फिगर बिलो व्हिच स्कूल ऑफ आर्ट इज एविडेंट ऑन द इमेज ऑफ बौद्धिस्ट। तो अब आप देखो इमेज गिवन है, इससे हमें ये देखना है कि बुक में जो इमेज है उनको उनकी जो सोर्स क्या है उसके बारे में हमें जरूर रीड करना है, क्योंकि कोई भी इमेज आपकी आ सकती है। क्या ये गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है, ग्रीको रोमन स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है, या फिर अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट से ली गई है। तो ये जो इमेज है बौद्धिस्टता की, ये ली गई है बौद्धिस्ट की गांधार स्कूल ऑफ आर्ट से, जो कि कुछ ग्रीक आर्किटेक्चर से मिलती जुलती है। सो 46 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर दी विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स ओनली, बुद्धा फाउंडेड डैश एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉन्क्स, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बुद्ध ने फाउंड करी थी फॉर मॉन्क्स, संघास, टेम्पल्स, कानखानास या फिर चर्च। चर्च नहीं थी, आपको पता है क्रिश्चियनिटी से एसोसिएट हो जाती है। कानखास किससे होते हैं, सूफिज्म से। टेम्पल्स होती है हिंदुइज्म से, ऑल्दो थोड़े बुद्धिज्म में भी होते हैं, लेकिन हमें एप्रोप्रिएट आंसर देखना है। तो संघा है करेक्ट टर्म, जो कि बुद्धा फाउंडेड संघा एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर मॉन्क्स, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है संघा। 46 का ए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एंटायर सेक्शन बी। अब इसमें से 4 चॉइसेस आपको प्रोवाइडेड थी, यानी कि किसी भी क्वेश्चन में आप डाउटफुल हो, नहीं आता या भूल गए, तो कोई भी 4 जो आपको छोड़ने हैं, अटेम्प्ट नहीं करने हैं, उनको वाइजली चूज कीजिएगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट सेक्शन ऑनवर्ड्स, और जो कि क्वेश्चन नंबर 47 से होगा, सेक्शन सी। आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा और समझ बिल्कुल आया होगा। Still you have any doubts, any queries, do ask me in the comment section below. Hello my dear students, I welcome you all to history class. मैं हूँ श्रेया, आपकी मेंटर, और आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर CBSE का फॉर क्लास 12 टर्म 1 एग्जामिनेशन हिस्ट्री का। इससे पहले हम डिटेल एनालिसिस कर चुके हैं एंटायर सैम्पल क्वेश्चन पेपर की, जिसमें कि हमने पूरी मार्किंग स्कीम, फॉर्मेट, डूज एंड डोंट्स और क्वेश्चंस कैसे अटेम्प्ट करने हैं इससे रिलेटेड डिटेल में डिस्कस किया था। इसके बाद हम सेक्शन ए और सेक्शन बी के सारे ही क्वेश्चन एंड आंसर्स डिस्कस करके सॉल्व कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जरूर जाकर देखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल लर्न करो क्लास 11 एंड 12। तो चलिए अब सेक्शन सी ऑनवर्ड्स हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जानना कि सेक्शन सी कंटेन्स 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस, तो इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं बेसिकली,
और टोटल आपको 12 क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है। सेक्शन सी में आपको टोटल 12 क्वेश्चंस गिवन है एंड आउट ऑफ दीज 12 क्वेश्चंस आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि इसमें भी आपको चॉइस प्रोवाइडेड है, कोई भी दो आप अपनी मर्जी से छोड़ सकते हो। अब ये दो जो आपको छोड़ने हैं ना, इनको बहुत वाइजली चूज करो, जिसमें आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, भूल गए हो, वो होने चाहिए। ये दो जिन्हें आप छोड़ रहे हो, क्योंकि ये डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, आपको चॉइस की बने, कोई भी दो डाउटफुल आप छोड़ोगे तो फिर आप बाकी अटेम्प्ट करो 10 के 10, जिसमें कि आप फुल मार्क्स स्कोर कर सको, ठीक है। अब क्या होते हैं ये केस बेस्ड क्वेश्चन, आइए देखते हैं। Read the following source carefully and answer the following MCQs by choosing the most appropriate option. अब ये जो केस बेस्ड है, यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर केस गिवन है जिसमें हेडिंग है द्रौपदीज क्वेश्चन। आप इसे पूरे को रीड करोगे। अब ये डाइस गेम के टाइम की बात चल रही है, जब द्रौपदी क्वेश्चन कर रही है युधिष्ठिर को that whether he had lost himself before taking her, कि क्या युधिष्ठिर ने अपने आप को पहले ही डाइस गेम में हार दिया था द्रौपदी को दांव पर लगाने से पहले। स्टेकिंग हर का मतलब होता है दांव पर लगाना। अब यहाँ पे दो कॉन्ट्ररी ओपिनियंस दिए गए हैं, जैसे कि फर्स्ट ओपिनियन है दैट इवन इफ युधिष्ठिर हैड लॉस्ट हिमसेल्फ अर्लियर, अगर युधिष्ठिर अपने आप को पहले ही हार चुकी थी, तो जैसे द्रौपदी उनकी वाइफ अगर उनको मानते हैं, तो अगर वो खुद को हार गए तो उनकी वाइफ को क्या बोला जाता है, हस्बैंड का, दोनों को वाइस वर्सा बोला जाता है बेटर हाफ। तो यानी कि अगर युधिष्ठिर खुद को हार चुके थे पहले ही, तो फिर द्रौपदी भी पहले ही हार चुकी थी, उनको युधिष्ठिर ने उनको स्टेक पर कैसे लगाया था। और जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि अगर वाइफ वाला पार्ट आप यहाँ पे ना बोलो तो है दैट अगर वो पहले ही अपने आप को हार चुके थे तो वो एक अनफ्री मैन थे, यानी कि वो एक अनफ्री मैन थे, क्योंकि वो हार चुके थे तो वो किसी और इंसान को, जो कि द्रौपदी है, अगर वाइफ ना कंसिडर करो उनको, तो किसी और इंसान को वो कैसे स्टेक पर लगा सकते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है दो कॉन्ट्ररी, ये अनरिजॉल्व रहते हैं और इसका अल्टीमेट क्या होता है, जो धृतराष्ट्र है वो इसको रिस्टोर करते हैं जब वो पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड करते हैं पांडवास को और द्रौपदी को। ये पूरा एक्सट्रैक्ट यहाँ पे बता रहा है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, as to whom did द्रौपदी ask these questions after losing in the dice game। डाइस गेम की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था। अब द्रौपदी ये जो सारे क्वेश्चन पूछ रही है, ये किसको पूछ रही है, युधिष्ठिर को, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को या फिर भीष्म को। तो पहले ही लाइन में गिवन है कि द्रौपदी इज आस्किंग these questions to युधिष्ठिर, ठीक है। तो 47 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why is द्रौपदी raising these questions। ये जो क्वेश्चंस हैं ये द्रौपदी क्यों पुट अप कर रही है, बिकॉज शी वांटेड टू नो हर पोजीशन एज अ वाइफ। क्या वो अपनी पोजीशन के बारे में जानना चाहती थी एज अ वाइफ, या फिर शी वांटेड टू चैलेंज द कौरवास, क्या वो कौरवास को चैलेंज करना चाहती थी, या शी वांटेड टू इंस्टिगेट पांडवास फॉर वॉर, या फिर वो पांडवास को इंस्टिगेट कर रही थी, उनको मोटिवेट कर रही थी वॉर के लिए, या शी वांटेड टू ह्यूमिलेट पांडवास। तो क्या चाहती थी वो, क्यों वो इतने सारे क्वेश्चन पुट अप कर रही है युधिष्ठिर को। She definitely did not wanted to humiliate पांडवास, और वो ये भी नहीं चाहती थी, वो इंस्टिगेट नहीं कर रही थी ये क्वेश्चन पुट अप करके कि आप अभी के अभी वॉर स्टार्ट कर दो और वॉर के तरफ ये पूरा प्रोसेस चल जाए एकदम से। तो then whether she wanted to challenge the कौरवास, क्या वो इन क्वेश्चंस को पुट अप करके कौरवास को चैलेंज कर रही थी, क्या क्वेश्चन पुट अप करने का मतलब ये था, डेफिनेटली ये भी नहीं था। She wanted to know her position as a wife, इसलिए वो बोलती है कि अगर आप युधिष्ठिर को, कि अगर आप पहले ही अपने आप को हार चुके थे, तो मैं अगर आपका बेटर हाफ हूँ एज ए वाइफ, तो फिर मैं भी पहले ही हार गई थी, आपने मुझे बात पर स्टेक कैसे करा, बाद में दाव पर कैसे लगाया। तो यहाँ पे 48 का आंसर हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ डिड द्रौपदी रिएक्ट टू हर ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट। जो वहां पर उनके साथ ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट हुआ था उस सभा में, उससे कैसे रिएक्ट करती है द्रौपदी। शी रेज्ड द लीगल इश्यूज ऑफ द प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, क्या उन्होंने लीगल इशू रेज किया था प्रॉपर्टी और ओनरशिप से रिलेटेड। शी चैलेंज्ड कंटेक्स्ट ऑफ पेट्रियार्कल मैरिज, क्या उन्होंने चैलेंज किया था ये पेट्रियार्कल मैरिज के कॉन्सेप्ट को। शी सिंबलाइज्ड द फिगर ऑफ अल्टीमेट लॉर्ड, मास्टर एंड ओनर, क्या उन्होंने ये चीज हाईलाइट करी थी लॉर्ड, मास्टर एंड ओनरशिप की। या फिर शी क्राइड इन शॉक एंड डिसमे एट द ट्रीटमेंट दैट शी फेस्ड एज अ वाइफ। तो डेफिनेटली शी रेज द लीगल इशू ऑफ प्रॉपर्टी एंड ओनरशिप, ये आंसर नहीं है, ना उन्हें प्रॉपर्टी से कोई मतलब था और ना ही यहाँ पे ओनरशिप की बात करी जा रही है। सिमिलरली ना ही वो चैलेंज कर रही थी पैट्रियार्कल नॉर्म्स को मैरिज की। तो ये दोनों ही हमारे ऑप्शंस यहाँ से एलिमिनेट हो जाते हैं।
नेक्स्ट है, दोबारा से रिपीट हुआ है ओनरशिप वाली बात जो मैंने कही, जो यहाँ पर बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है, तो सी भी हमारा आंसर नहीं है। रादर उन्होंने कैसा फील किया था इतनी ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट के साथ जो कि उनके साथ उस सभा में आफ्टर जब युधिष्ठिर ने उनको स्टेक पर लगा दिया था और लूज कर दिया था, तब she cried in shock, she was feeling very humiliated, very painful and this में उनको बहुत बुरा लग रहा था जो कि उनके साथ ट्रीटमेंट हुआ था, जो कि युधिष्ठिर की वाइफ होने के नाते उन्हें वहां पर फेस करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने युधिष्ठिर ने द्रौपदी को स्टेक पर लगा दिया था और बाद में लूज भी कर दिया था। तो यहाँ पे 49 का आंसर हो जाता है डी। नेक्स्ट है, हाउ डिड धृतराष्ट्र रिएक्ट एट द एंड। अब इस पूरे जो ये हुआ था यहाँ पे एपिसोड, इसके बाद धृतराष्ट्र ने कैसा रिएक्ट करा था। धृतराष्ट्र restored personal freedom to Pandavas and Draupadi. He compelled the Pandavas to stay with Kauravas. He ordered Duryodhan to apologize. या he called Yudhishthir to restore their property. तो उन्होंने क्या करा था, उन्होंने पर्सनल फ्रीडम प्रोवाइड करा था द्रौपदी को और पांडवास को, जो कि हमारा है ए। ना ही उन्होंने कंपेल करा था पांडवास को स्टे करने के लिए कौरवास के साथ, ना ही दुर्योधन को अपोलोजाइज करने के लिए बोला था, और ना ही कहा था युधिष्ठिर टू रिस्टोर देयर पावर। सो 50 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट आते हैं 51 क्वेश्चन, हाउ डू यू इवेलुएट द पोजीशन ऑफ द्रौपदी एज अ वाइफ ऑन द बेसिस ऑफ दिस केस। अब इस केस के अकॉर्डिंग आप कैसे एनालाइज करते हो, इवेलुएट करते हो पोजीशन द्रौपदी की एज अ वाइफ। शी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, क्या उन्होंने ऑब्जेक्ट करा था ओवर द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, या फिर शी हैड द प्रॉपर्टी राइट्स लाइक हर हस्बैंड, क्या वो प्रॉपर्टी राइट्स के लिए वहां पे उन्होंने ये सारे क्वेश्चन, ये सारा सिनेरियो था। द फैमिली हैड कंप्लीट राइट्स ओवर हर, और शी वाज हैविंग हेट्रेड फीलिंग्स फॉर हर हस्बैंड। डेफिनेटली शी वाज नॉट हैविंग हेट्रेड फीलिंग फॉर हर हस्बैंड, सो ये हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, फैमिली हैड कंप्लीट राइट्स ओवर हर, ये भी नहीं है। शी हैड द प्रॉपर्टी राइट्स, क्या प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे कोई बात चल रही थी लाइक हर हस्बैंड, यहाँ पे वो भी बात नहीं है। रादर शी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड, कि उन्होंने अब द्रौपदी को स्टेक पर कैसे लगाया था आफ्टर लूजिंग देमसेल्व्स। सो 51 का आंसर हो जाता है हमारा ए, दैट शी ऑब्जेक्टेड ओवर द बिहेवियर ऑफ हर हस्बैंड। नेक्स्ट आते हैं, हाउ वर द्रौपदीज क्वेश्चन रिलेटेड टू विमेनहुड। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पुट अप करे हैं द्रौपदी ने, ये विमेनहुड से कैसे रिलेटेड है, ये सिर्फ उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट की बात नहीं है, एंटायर विमेनहुड से भी रिलेटेड है। शी रेज्ड द क्वेश्चन ऑन द स्टेटस ऑफ द विमेन, she took stand for patriarchal norms, she raised all passive nature questions, या she quietly accepted her plight। Definitely उन्होंने quietly accept तो नहीं करा था अपनी इस plight को, humiliation को, pain को, तो ये हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है। She raised all passive nature questions, क्या वो passive nature questions थे? Definitely no। She took stand for patriarchal norms, patriarchy related to marriage, यहाँ पे बात नहीं हो रही है। Definitely she raised the question on the status of women, कि women का status क्या होना चाहिए, और यहाँ पर as a wife जो उनको humiliation फेस करना पड़ा था, उसके लिए उन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप करे हैं। सो 52 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट आते हैं, रीड द फॉलोइंग सोर्स केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग एमसीक्यूज बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब एक द्रौपदीज क्वेश्चन वाला केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट आता है हमारा वन लॉर्ड। अब ये सेंट कबीर के ऊपर है। Here is a composition attributed to कबीर। अब वो लिखते हैं, टेल मी ब्रदर हाउ कैन देयर बी नो वन लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड बट टू, कि वर्ल्ड एक है तो वहां पे एक से ज्यादा लॉर्ड कैसे हो सकते हैं। Who led you to astray, तुम्हें इस तरह बिट्रे किसने करा है कि जब दुनिया एक है तो वहां पे एक से ज्यादा लॉर्ड हैं। God is called by many names, God को, लॉर्ड को बहुत सारे नेम से बुलाया जाता है, जैसे कि अल्लाह, राम, करीम, केशव, हरि एंड सो ऑन। अब बोला गया है गोल्ड में बी शेप्ड इनटू रिंग्स, बैंगल्स। गोल्ड की जो इंपॉर्टेंस होती है, हम गोल्ड को बहुत सारी चीजों में बना के पहनते हैं, जैसे कि रिंग्स, बैंगल्स, उसमें बोला है किसी भी फॉर्म में बना लो, लेकिन गोल्ड की जो इंपॉर्टेंस है वो तो एज इट इज ही रहती है। Isn't it gold all the same? किसी भी फॉर्म में बना लो, आप बैंगल बना लो, रिंग बना लो, पर गोल्ड तो गोल्ड ही रहता है। क्या बोला जा रहा है कि भगवान को किसी भी नाम से बोला जाए अल्लाह, राम, लेकिन गॉड लॉर्ड इज वन। डिस्टिंक्शंस आर ओनली वर्ड्स, सिर्फ वर्ड चेंज हो जाते हैं। वी इन्वेंट, जिन्हें कि हम खुद ही इन्वेंट करते हैं। आगे बोल रहे हैं, कबीर सेज दे आर बोथ मिस्टेकन, दोनों ही मिस्टेकन हैं। कौन बोथ? नीदर कैन फाइंड द ओनली राम। यहाँ पे बात करी जा रही है, वन किल्स द गोट एंड द अदर काउस।
ठीक है, दो सोसाइटीज की बात कर रही है, एक जो कि बलि देते हैं किसकी, गोट की, और दूसरे काउस की। उन दोनों को ही जो है गॉड अटेन नहीं होंगे। दे वेस्ट देयर लाइव्स इन डिस्प्यूटेशन। वो ये इस तरह से क्या करते हैं, कोई गोट को सेक्रेड मानता है, कोई काउ को मानता है, उसकी बलि दो अलग अलग सोसाइटीज चढ़ाती हैं और वो अपना पूरा जो लाइफ टाइम है वो इसी डिस्प्यूट में गुजार देती है। अब बोला जा रहा है आइडेंटिफाई द कॉनोटेशन ऑफ कबीर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। मोनोथिस्टिक एस्पेक्ट, पॉलीथिस्टिक एस्पेक्ट, एथीस्ट एस्पेक्ट या फिर थियोक्रेटिक एस्पेक्ट। तो हमें पता है अच्छे से, वन लॉर्ड हेडिंग दी गई है इस पूरे पैराग्राफ की। तो इसमें हमें क्या दर्शाता है, ये मोनोथिस्टिक एस्पेक्ट, वन लॉर्ड, पॉली मतलब मोर देन वन, और ये दोनों आप एलिमिनेट कर सकते हो क्योंकि आपको पता है ये नहीं है। आंसर 53 का आंसर आपको मिल जाता है ए, मोनोथिस्टिक एस्पेक्ट, वन लॉर्ड। नेक्स्ट आते हैं, कबीर यूज डिफरेंट नेम्स फॉर गॉड ऑन द सुप्रीम पावर, व्हाट कैन वन इन्फर फ्रॉम दिस। अब इससे हम क्या इन्फर करते हो, क्या पता चलता है, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, फेथ इन सगुन भक्ति, रिचुअल अ वे टू गेन इनसाइट, या फिर रियलिटी इज इन वर्शिपिंग आइडल्स। अब जो कबीर थे वो वर्शिपिंग आइडल्स में बिलीव नहीं करते थे। अगर आपको पता हो, आपने पढ़ा हो उनके बारे में, तो इसे आप एलिमिनेट कर दो। नेक्स्ट, वो रिचुअल्स में भी बिलीव नहीं करते थे, दैट रिचुअल्स आर अ वे टू गेन इनसाइट। तो जैसे कि उन्होंने बोला है, ये सेक्रेड मानना और बलि देना अलग अलग सोसाइटीज का, अलग अलग एनिमल्स को, वो इसमें बिलीव नहीं करते थे। नेक्स्ट आता है फेथ इन सगुन भक्ति। तो कबीर के बारे में अगर आपको पता हो, वो निर्गुण भक्ति में बिलीव करते थे, ना कि सगुन भक्ति में। तो आप इसे भी एलिमिनेट कर सकते हो। अब आपके पास बचता है ऑप्शन ए, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टीमेट रियलिटी, जो कि हमारे 54th का आंसर हो जाएगा ए। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, हाउ हैज कबीर्स कॉम्पोजिशन प्रमोट कम्युनल हार्मनी एट द लार्ज। अब ये जो कबीर की कॉम्पोजिशन है, ये कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने में कैसे रोल प्ले करती है। कबीर मेंशंस अबाउट वन गॉड इन ऑल, he questioned religious practices, he was a Hindu by birth or he was an Islamic by birth। बात हो रही है कम्युनल हार्मनी की, कि कम्युनल हार्मनी को बढ़ाने में कबीर का कैसे रोल था। तो अगर वो एक इस्लामिक बाय बर्थ है, तो इससे हिंदुइज्म पे क्या फर्क पड़ेगा, तो नहीं पड़ेगा कुछ भी। अगर वो हिंदू बाय बर्थ है, तो इससे इस्लामिक कम्युनिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कम्युनल हार्मनी की बात हो रही है, तो इसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट है, ही क्वेश्चनड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, और कबीर मेंशंस अबाउट वन गॉड इन ऑल। तो हम जब इससे सोर्स पढ़ते हैं, जो एक्सट्रैक्ट गिवन है इससे पहले, तो हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट इसमें जो ऑप्शन लग रहा है वो है कबीर मेंशंस अबाउट वन गॉड इन ऑल, वन लॉर्ड, मोनोथिस्टिक अप्रोच जो उनकी थी। तो इसलिए यहाँ पे हमें आंसर लगता है हमारा 55 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, Which of the following is the part of Kabir's philosophy? अब ये सोर्स में गिवन नहीं है, लेकिन अगर आपने बुक में कबीर के बारे में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। He gave emphasis on tradition and rituals। क्या वो emphasize करते थे ट्रेडिशंस और रिचुअल्स पे? तो आपको पता है कि ये नहीं है। नेक्स्ट आते हैं, he used connotations as शब्द और शून्य। अगर आपने कबीर सेन के बारे में पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि he definitely used the connotations as शब्द and शून्य, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, he gave emphasis on yajnas and sacrifices। यजनास का मतलब होता है यज्ञ, मैंने पहले भी बताया। और सैक्रिफाइस में वो बिलीव नहीं करते थे, उस पैराग्राफ में भी गिवन है द सोसाइटी के बारे में रिलेटेड टू गोट एंड काउ सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट, ही वाज अ फंडामेंटलिस्ट इन अप्रोच। क्या उनकी जो अप्रोच थी वो फंडामेंटलिस्ट थी, उनकी सिंपल अप्रोच थी, उसमें बहुत ही सिंप्लिसिटी थी, ना कि फंडामेंटलिस्ट अप्रोच थी उनकी। तो हमें हमारा आंसर मिल जाता है 56 का बी। 56 का आंसर है बी, ही यूज्ड connotations such as शब्द एंड शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कबीर पोएट्री हैज अ लिटरेरी एज वेल एज फिलोसॉफिकल सिग्निफिकेंस, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट डिस्क्राइब दिस एसेंस। अब इस एसेंस को डिस्क्राइब करता हुआ मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा है, आपको बताना है। गॉड इज वन हु जस्ट हैज डिफरेंट नेम्स, गॉड एक है जिनके सिर्फ अलग अलग नाम है, या फिर गॉड इज वेस्टेड इन ऑल सगुन फॉर्म, सगुन भक्ति नहीं आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आप एलिमिनेट कर सकते हो साथ के साथ। नेक्स्ट है, गॉड इज अ फिलॉसफी इन आइसोलेशन फ्रॉम रिचुअल्स, इसे आप कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है, गॉड इज बेस्ड ऑन रीइंकार्नेशन, तो रीइंकार्नेशन वाला कॉन्सेप्ट
आप एलिमिनेट कर सकते हो। बचे आपके पास ए और सी। इसमें से आप दोबारा देखो कि आपने जो पूरा टेक्स्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड, कबीर से रिलेटेड एसेंस किससे मैच कर रहा है, तो वो मैच कर रहा है गॉड इज वन हु जस्ट हैड डिफरेंट नेम्स, वन लॉर्ड, और बहुत सारे नेम जिनसे उन्हें डिनोट किया जाता है। तो 57 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कबीर एंड सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। अब यहाँ पे 4 स्टेटमेंट्स गिवन है, आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट हैं। कबीर वॉज अ निर्गुण सेंट, डेफिनेटली वो एक निर्गुण सेठ थे क्योंकि वो सगुण भक्ति में नहीं बिलीव करते थे, मैंने आपको वहां बताया था। ही बिलीव्ड इन फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड, ये भी करेक्ट है, वो आइडल वर्शिप में नहीं बिलीव करा करते थे। ही वांटेड टू रिमूव द डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कास्ट एंड रिलीजन, वो रिमूव करना चाहते थे ये डिफरेंसेस जो कि रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे हमारी सोसाइटी में प्रेवलेंट थे। देन ही कंडेम्ड द सुपरस्टिशियस कल्ट्स एंड रिचुअलिज्म। तो ये यहाँ पे हमें ये चारों ही ऑप्शंस स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट लग रहे हैं। आइए देखते हैं इनसे रिलेटेड क्या ऑप्शंस गिवन है। तो सी में आप देख रहे हो 1 2 3 4 सारे ही गिवन है और हमें ये सारे ही सही भी लग रहे हैं। तो 58 का आंसर हो जाता है हमारा सी 1 2 3 4, क्योंकि 4 के 4 स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट थे। नेक्स्ट आ जाते हैं सेक्शन डी। अब सेक्शन डी में आपकी मैप बेस्ड क्वेश्चन गिवन है। इंडिया का हमारे मैप गिवन है, यहाँ पर 2 जगह मार्क्ड है, यहाँ पे ए और बी। अच्छा, इससे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, 2 क्वेश्चन गिवन है इसमें, इस पे बेस्ड ए और बी से रिलेटेड, और इसमें कोई चॉइस प्रोवाइडेड नहीं है, आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, अच्छे से देख लो आप इंडिया का मैप। हमारे यहाँ पे एक जगह गिवन है जिसको ए बोला गया है और यहाँ पे एक जगह दूसरी गिवन है जिसको बी बोला गया है। इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, दोनों ही आपने अटेम्प्ट करने हैं। इसमें सेक्शन डी में कोई चॉइस नहीं गिवन है आपको। ठीक है, तो 59 में पूछा है ऑन द पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया ए इज मार्क्ड एज मेजर अशोकन इंस्क्रिप्शन रॉक एडिक्स। ठीक है, रॉक एडिक्स की बात करी गई है, अशोकन इंस्क्रिप्शन की, ये तो आपने पढ़ ही लिया। आइडेंटिफाइड अमंग दी फॉलोइंग ऑप्शंस, गिरनार, सोपारा, सनौती या फिर शिशुपालगढ़। अब आप दोबारा से जाओ इस मैप पर, देखो यहाँ पे ए की जगह कहां पर है, ये कौन सा रीजन है और इससे रिलेटेड कौन से ऑप्शन वहां पे मैच कर रहे हैं। तो ये एरिया आपका आता है गुजरात का। और अब आप याद करो सुदर्शन लेक के बारे में। ठीक है, याद आया, पढ़ा था हमने बुक पे। ठीक है, तो कौन कौन से ऑप्शन है डायरेक्ट आपको पता चल गया, गुजरात, सुदर्शन लेक। तो हमारा आंसर यहाँ पर है गिरनार, ना ही सुपारा, ना सनौती और ना ही शिशुपालगढ़। हमने रिलेट कर लिया इसको गिरनार से। ठीक है, तो 59 का आंसर हो जाता है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन द सेम मैप, अब नीचे एक कोस्टल एरिया में बी गिवन था, is also marked as an important town of the 2nd century BCE. Identify it from the following. कौन सी जगह है वो, दोबारा से देख लेते हैं मैप पे कहाँ मार्क था। बी यहाँ पे मार्क है, कोस्टल एरिया में बोलोगे आप इसको बी। ठीक है, तो आपको ये बताना है ये बी कौन सी जगह है। आइए देखते हैं ऑप्शन। मथुरा, डेफिनेटली मथुरा कोस्टल एरिया में नहीं आता है, वो नॉर्थ में आता है, तो आप इसको हटा सकते हो। अब ये ऑप्शन बी है, ये आता है आपकी गुजरात एरिया में, इसको भी आप यहाँ पे हटा सकते हो। नेक्स्ट आता है श्रावस्ती, ये भी आपका चला जाता है नॉर्थ में, ये तो कोस्टल एरिया साउथ का गिवन है, इसको भी आप हटा सकते हो। तो आपके पास एलिमिनेशन से फिल्टर आउट करके भी आंसर मिल गया आपको। आपका आंसर है यहाँ पर पुहर, जो कि आपका करेक्ट आंसर है 60 का डी। नेक्स्ट आ जाते हैं। नोट द फॉलोइंग क्वेश्चन आर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स। अब ये यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द कैपिटल ऑफ मगध। मगध की कैपिटल कौन थी, अवंती, राजगीर, उज्जैन या तक्षशिला। तक्षशिला डेफिनेटली नहीं थी और अवंती और उज्जैन कैपिटल थे। तो आपका आंसर कौन सा बचा, एलिमिनेशन से भी आपका आंसर मिला आपको 59 का बी राजगीर। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 60 विच वन अमंग द फॉलोइंग हैड द पिलर इंस्क्रिप्शन। अब यहाँ पे पिलर इंस्क्रिप्शन की बात कर गई है, तोपरा, मथुरा, कन्नौज या पुअर। तो यहाँ पे हमारा आंसर है तोपरा, क्योंकि यहाँ पे हम पिलर इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं, ना कि रॉक की, जो कि बाकियों में आता है। तो यहाँ हमारे सिंपली हमारा आंसर मिल गया 60 का ए। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ऑफ योर हिस्ट्री सैंपल क्वेश्चन पेपर। आई होप आप लोगों की समझ आया होगा और आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल रहा होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, टू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। लर्न करो कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में यू कैन अटेंड लाइव क्लासेस फ्रॉम एनीवेयर, anytime. You can analyze your own performance as you will get personalized student reports. Apart from this, you can also attend live tests, quizzes and assignments. Definitely download कीजिए हमारा ऑफिशियल ऐप लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप।
and you may also join us on Telegram. दोनों के ही links description box में provided हैं. Now I shall take a leave. I'll meet you in the next session. Till that time, keep studying. All the best. Take care. Bye bye.